भी हो सकता है, दूर में भी हो सकता है, लेकिन उसमें वो प्रीति रखते हैं, अर्थात उसको वो चाहते हैं। विद्वान व्यक्ति क्या करेगा? विद्वान व्यक्ति ये देखेगा कि किसमें अधिक अच्छा है उसको करें। चाहे वस्तु खरीदें, चाहे विवाह करें, कुछ भी निर्णय करेंगे तो जो अधिक श्रेष्ठ है वो दूर तक की सोच करके, अभी तात्कालिक नहीं कि अभी हमारे को पसंद आ रहा है, हमारी रुचि है, हमारा सहमति है तो हम विवाह कर लेंगे, इतना मात्र नहीं देखते हैं। वो संतानों का देखते हैं, अगली पीढ़ियों का देखते हैं, दूर तक की बात को देखते हैं। तो वो दूर को लेकर के और दूर में प्रीति रखते हैं, और प्रत्यक्ष में जो निकट है उससे अप्रीति रखते हैं। तात्कालिक जो चीज है उसमें अपेक्षा से कम प्रीति रखते हैं। तो दूर तक की सोचने वाले देव होते हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर परिवार में दूरी और रखने का विधान यहाँ पर महर्षि ने किया मनु के अनुसार। और ये जो शतपथ ब्राह्मण का वचन है, ये इस प्रसंग का नहीं है कि विवाह में कन्या कौन सी हो, दूर की हो, परोक्ष की हो, लेकिन एक केवल उसका वचन लिया गया, एक थोड़ा सा अंश लेके यहां पर उद्धृत किया है महर्षि ने। शतपथ ब्राह्मण में जिस प्रसंग में वो अपना अलग विषय है, लेकिन यहां केवल एक ही अंश में इसको हमें ग्रहण करना चाहिए, और न ही इसको इस तरह खंडित करना चाहिए कि तो भिन्न प्रसंग का था और महर्षि ने यहां भिन्न अंश में लिया। थोड़ी सी बात वहां से ली गई है। तो आगे कहते हैं, यह निश्चित बात है कि जैसे परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है, ऐसा देखा जाता है व्यवहार में, वैसी प्रत्यक्ष में नहीं होती। तो प्रत्यक्ष जो हमारी इंद्रियों के सामने है, जिसको हम देखते हैं, जो निकट के हैं उनको हम मिलते हैं, जुलते हैं, देखते हैं। और परोक्ष का मतलब हुआ जिनको हमने, जो हमारी इंद्रियों से दूर है, जिनके बारे में हमने कभी सुना नहीं, जिनको हमने कभी देखा नहीं, उस परिवार को, उस कन्या को, वहां पर विवाह है, तो उसमें अपेक्षा से प्रीति अधिक होती है। तो अनेक बार तो ऐसा देखा जाता है, और कई बार फिल्मों में दिखाया जाता है कि बचपन से, बाल्यकाल से बच्चे बच्ची साथ साथ हैं, दोनों में बहुत प्रेम है, और फिर वो विवाह की तरफ जाते हैं। ये अपवाद के रूप में कुछ हो सकता है, लेकिन सामान्यतया दूर वाले से प्रीति अधिक होती है, इसलिए इसका विधान किया गया है। महर्षि इसके कारणों को आगे बता रहे हैं। कहते हैं उदाहरण से, जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हो और खाई न हो, तो उसका मन उसी में लगा रहता है। ये परोक्ष में प्रियता कैसी होती है, एक मानव स्वभाव है, उसको बता रहे हैं। तो जिसको हमने बहुत देखा है, सुना है, जिसके बहुत सारे गुण दोष हमें पता है, और उसमें भी दोष हमें पता है, तो दोषों पर दृष्टि अधिक जाती है, वो हमें दिखाई देते हैं। तो दोष तो सभी में होते हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष होते हैं, तो इसलिए उसमें प्रीति हमारी कम हो पाती है, और आगे चल करके उन दोषों के उभरने की संभावना अधिक रहती है। और जब कभी विवाह में, आपसी संबंधों में कुछ तनाव आता है, तो एक दूसरे के दोष दिखाने लगते हैं, तो वो पिछले दोष भी दिखाने लग जाते हैं। विवाह से एक नया जीवन प्रारंभ कर रहे हैं, पिछली बातों को छोड़ करके, और पिछली भी बातें साथ में जुड़ जाएं तो ये अधिकता हो जाती है। इस जीवन में विवाह के बाद भी ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, जो कि आगे भी महर्षि ने लिखी हैं। तो वो दोष होते रहते हैं, आपस में तनाव आ सकता है, आता है, उससे भी बचना होता है। लेकिन अगर पीछे का हो, पीछे का भी पता हो, तो वो और अधिक संभावना बनती है। इसलिए पीछे जो भी जिसका जैसा जीवन रहा, बचपन में क्या दोष हो गए, क्या हुआ, उसको छोड़ते हुए ये किया जाता है। तो जब हम दूर की किसी चीज को लेते हैं, दूर की कन्या या वर को लेते हैं, तो उसके बारे में जानते हैं, सब दोष हम नहीं जानते, तो उसमें नए सिरे से हम बात को प्रारंभ कर सकते हैं, और परिवार के लिए अच्छा है। तो और उसमें रुचि भी ज्यादा होती है, भाई कैसे है, उत्सुकता ज्यादा होती है, क्योंकि उसको देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो वहां पर विवाह संबंध की दृढ़ता अधिक हो सकती है, और विवाह में बंधने की रुचि अधिक हो सकती है। आगे कहते हैं, जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है। विवाह में होता ही है, युवक युवती होते हैं, उनको बताया जाता है, लड़का ये करता है, लड़की ये करती है, उसके ये गुण है, तो देखो उन पर कितना प्रभाव पड़ता है, परिवार वालों पर भी कितना प्रभाव पड़ता है। और अपने आसपास की हो ये कहा जाए तो उतना प्रभाव नहीं आता है। तो उत्कट इच्छा होती है। वैसे ही दूरस्थ, अर्थात जो अभी दूरस्थ के अर्थ किए जा रहे हैं, कि अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की ना हो। तो गोत्र ये पिता का हो गया, माता का कुल हो गया, सपिंडता होगी, उसके निकट की नो, उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। आगे
और बातें निकट के विवाह में दो दृष्टि से, एक तो एक कुल की दृष्टि से, गोत्र की दृष्टि से, और दूसरे स्थान की दृष्टि से, उसे भी महर्षि ने बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु मानते हुए और अनेक उसके लाभ हानियां लिखी हुई हैं। उस पर भी हम आगे अभी चर्चा करते हैं। महर्षि लिखते हैं, निकट में और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। तो पीछे जो कहा था परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, इसमें पिछले प्रसंग के अनुसार तो पीढ़ी की दृष्टि से माता के पिंड, कुल और पिता के गोत्र, इन सबसे जो दूरी होती है उस दृष्टि से ये कथन प्रसंग में चल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ एक और हमें वचन मिलता है निरुक्त का, पुत्री को दुहिता कहा जाता है, उसके संदर्भ में महर्षि आगे भी लिखेंगे। तो वहां से भी एक संकेत मिला। तो उन दो चीजों को महर्षि ने यहां पर मिलाते हुए और उनके दोष और गुण प्रस्तुत किए हैं। तो दूसरा भाग है देश की दृष्टि से दूरस्थ परिवार से विवाह करना, निकट से ना करके दूर से करना। तो उन दोनों के बारे में मिला जुला यहां पर कहते हैं, एक कुल की गोत्र की दृष्टि से और दूसरा स्थान की दृष्टि से। तो निकट में जो दोष है महर्षि दोष के रूप में बताना चाहते हैं, और दूर के विवाह करने में गुण कहे जाते हैं। तो यहां दोष लिखा नहीं है, लेकिन तात्पर्य उसी में जाता है। और नहीं तो सामान्य रूप से हम निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। अब चूंकि आगे गुण और दोष दोनों लिखे हैं, तो गुण शब्द से वहां पर गुण दोष दोनों का ग्रहण होता है। कई बार हम दोष को भी गुण के रूप में ही कहे जाते हैं। मान लीजिए कोई सूर्य का ताप आ रहा है, वो बहुत अधिक आ रहा है, तो हम उसको दोष के रूप में देखेंगे। हम कहेंगे कि बहुत तेज उष्णता है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, लेकिन वो उसका अपना गुण है। कोई चीज कच्ची है, कड़वी है, हम कहेंगे इसमें दोष है, इसमें कम मीठापन है। वो कम मीठापन भी उसका अपना एक गुण होता है। हर वस्तु के अपने जो जो गुण होते हैं, तो उस दृष्टि से विवाह या क्रिया में भी गुण दोष दोनों होते हैं। तो उनको मिला करके भी कई बार गुण के रूप में कहा जाता है। तो इसमें महर्षि ने एक एक करके 8 बिंदु गिनाए हैं। तो उसमें पहला है जो बालक। अब ये देश की दृष्टि से जो निकट होता है उसको भी ले लेंगे और वंश की दृष्टि से भी निकट होंगे, कि जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं, तो जो आसपास के मोहल्ले में हैं वो निकट के रहने वाले हुए, पास में रहते हैं। और कुल की दृष्टि से बचपन में साथ साथ आना जाना, आसपास में घर होते हैं, एक ही चाचा ताऊ और इत्यादि साथ में भी हो सकते हैं। तो जो बालक बाल्यावस्था में निकट रहते हैं, परस्पर क्रीड़ा यानी खिला खेलते हैं, लड़ाई और प्रेम करते हैं, दोनों ही बातें होती रहती है बच्चों में। एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते हैं, यानी बहुत कुछ परिचित हैं। और जो नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं, उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। ये एक बड़ा स्पष्ट वचन महर्षि ने लिखा है। तो देखिए, ये जो सारी बातें लिखी हैं, ये निकट में ये सब जाना जाता है। तो एक तरफ विवाह से पूर्व कन्या के और युवक के गुण धर्म को हम जानते हैं, समझते हैं। ये कहा गया गुण कर्म स्वभाव समान होने चाहिए, मिलाने चाहिए। तो वो एक सीमित मात्रा में मिलाए जाते हैं और स्थूल रूप से हमें बताए जाते हैं। एक होता है पास पास में रहने से, बाल्यावस्था में साथ रहने से हर छोटी छोटी बातें पता होती हैं। तो इससे ये संकेत आता है कि जिनका विवाह हो उनको बचपन की और हर छोटी छोटी बातें एक दूसरे की पता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि विवाह के बाद के जो संबंध बनने हैं, वहां भी छोटी छोटी बातें होंगी, वो बहुत निकट के होंगे, और ऐसे पिछली बातें भी जुड़ जाएंगी, तो अनेक बार वो विकृति का रूप अधिक ले लेती है। तो प्रीति भी वहां नहीं होती, कम हो पाती है। हमें पता है कि इस व्यक्ति ने दोष किया है या इसमें ये दोष है, इसका ये स्वभाव है। तो विवाह में अगर हम यूं देखने लग जाएं कि सब कुछ समान है हो तो हम विवाह करें, तो ये तो बहुत कठिन होता है। अब जो निकट के हैं उनका तो हमें पता रहता है, लेकिन जो दूरस्थ होते हैं उनका उतना पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम देख के समझ के फिर विवाह करते हैं। उतना ही करना है। उनके भी अगर एक एक बात को हम देख लें, जान लें, तो वहां पर भी विवाह से हमारा मन
हट सकता है कि यहाँ क्यों विवाह करूं मैं, यहाँ तो ये बात है, यहाँ तो ये बात है। तो ऐसे में तो इस गृहस्थ आश्रम की विवाह संस्था के बनने में ही बहुत अधिक कठिनाई आ सकती है। तो इसलिए इन सूक्ष्म बातों को, बहुत छोटी छोटी बातों को और पूर्व की बातों पर अधिक ध्यान न देते हुए अभी विवाह योग्य जो युवक युवती हैं, इस समय उनका कैसा गुण कर्म स्वभाव है उसी को देखा जाता है, पिछले इतिवृत्त में नहीं जाया जाता। नहीं, हमारा स्वभाव भी रहता है, कुछ चीजें हमें जो प्रत्यक्ष हो जाती हैं तो हमारे लिए उसे स्वीकारना बड़ा कठिन होता है, विशेष रूप से दोषों का। जैसे कि कहावत में है कि जीती मक्खी निगली नहीं जाती है। दूध में मक्खी गिरी हुई है, हमें दिखाई दे रही है और प्रत्यक्ष है, तो हम ले नहीं सकते उसको, हमारे अंदर स्वीकार्यता नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मक्खी गिरी हो, किसी ने हटा दिया हो और अब मक्खी नहीं हो, हमें पता भी नहीं है कि मक्खी इसमें थी, तो भी हम उसको पी लेते हैं, हमें पता नहीं रहता है। तो ये तो एक प्रतीक की बात है, एक संकेत की बात है कि बहुत सारे ऐसे स्वभाव होते हैं या पहले के आचरण कर्म हो जाते हैं बचपन में, किशोरावस्था में, उनको लेकर के हमें आगे नहीं चलना चाहिए। पिछली बातों को बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही विवाह के बाद के लिए भी है कि जो बचपन की बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जो दोष हैं, उनको परस्पर एक दूसरे को प्रारंभ में बताना वो विकृत विपरीत तरफ ले जा सकता है। व्यक्ति फिर कुछ निर्णय कर लेता है कि ये तो ऐसा है, ऐसा स्वभाव है, फिर आगे के जो व्यवहार होते हैं विवाह के बाद के, उनको भी उसी से जोड़ करके देखने की प्रवृत्ति बनने से कई बार समस्याएं आती है। हम कुछ निर्धारित कर लेते हैं, इसने बचपन में ऐसा किया था तो अब भी ऐसे ही कर रहा होगा या कर रही होगी। तो इसलिए ये जो मानसिक समस्याएं हैं, व्यवहार की समस्याएं, वो गृहस्थ में कम आए, इसके लिए कहा कि जो निकट वाले होते हैं उसमें इस तरह से दोष होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए उनसे विवाह न करें। हम ऐसे लिखते हैं कि उनका परस्पर विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। विवाह तो हो गया और प्रारंभ में अन्य अनेक कारणों से विवाह स्वीकार भी कर लिया, लेकिन लंबा प्रेम, अच्छी तरह से प्रेम, वो होना कठिन होता है। अब जब दूरस्थ होते हैं युवक युवती, तो प्रारंभ में प्रेम होता ही है, कुछ दोषों को न जानने के कारण से और अन्य श्रेष्ठताओं को जानने के कारण से। और एक बार जब प्रेम विकसित हो जाता है, उसके बाद में उसको चलाना अधिक सरल होता है। और जब अच्छा प्रेम हो गया है, आपस में सामंजस्य बन गया है, तो ऐसे में कभी बचपन की कोई बात बताई भी जाती है, अपने दोष बताए भी जाते हैं, तो उसका वैसे अधिक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि हम स्वीकार्यता की स्थिति में आ चुके होते हैं। लेकिन प्रारंभ से अगर ऐसा हो तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए यहां जो लिखा है वो देश की दृष्टि से भी है और कुल की दृष्टि से भी है, क्योंकि समान कुल वाले आपस में निकटता से रहते हैं, इसकी एक संभावना होती है। दूसरा आगे कहते हैं, जैसे पानी में पानी मिलाने से विलक्षण गुण नहीं होता, समान होता है, जैसा ये है वैसा ही वो है, वैसे एक गोत्र, या अल्प विराम लेंगे, पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। सामान्य रूप से भले ही उन्नति होती भी है, किंतु जो विशेषता दूरी वालों में होती है वो यहां पर नहीं हो पाती। ये आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध है, पशुओं में भी देखा जाता है, पेड़ पौधों में भी संतति के संदर्भ में देखा जाता है। दूर से लेने से उसमें गुणों का वर्धन हो जाता है, नई नई चीजें आती हैं, पीढ़ियां अच्छी से अच्छी बनती हैं, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से। वर्तमान जीवन भी अच्छा जीना होता है, लेकिन जो पिछला अंश है वो ये मिश्रण एक विशिष्ट बनता है, नया बनता है, तो इसमें उन्नति है। इसलिए ये गोत्र और पिंड की दृष्टि से महर्षि का कथन है, दूर का विवाह होना चाहिए। तीसरा और कह रहे भिन्नता में, ये तो समानता में कहा कि उन्नति नहीं होती, अब दूसरा गुण की दृष्टि से कह रहे हैं, लाभ की दृष्टि से, कि जैसे दूध में मिश्री व शुंठ्यादि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है। अब दूध में दूध मिलाया जाए तो उसके अपने गुण तो हैं, ठीक है, उतना ही है, लेकिन उसमें सौंठ, मिश्री आदि दूसरी औषधियां और ये चीजें मिलाते हैं तो उसमें और गुण बढ़ जाते हैं। तो एक उदाहरण दिया, वैसे ही भिन्न गोत्र पितृ मातृकुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है, उसमें उन्नति की संभावना, मनुष्य जाति में, मनुष्य प्राणियों में उन्नति की संभावना अधिक होती है। ये भी एक हेतु दिया। आगे कहते हैं चौथा,
कि जैसे एक देश में रोगी हो, वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित होता है, वैसे ही दूर देशस्थों के विवाह होने में उत्तमता है। तो ये उदाहरण को सीधे सीधे नहीं लगाया जाता, यहां पर एक तात्पर्य लिया जाता है कि जैसे एक स्थान में रोगी है तो स्थान परिवर्तन का कहते ही हैं, जमीन पे है, अभी आप पहाड़ियों पे चले जाइए, वहां चले जाइए, तो अनेक बार किसी स्थान विशेष के कारण से हमारे अंदर रोग पैदा होते हैं और स्थान बदलने से उसमें परिवर्तन हो जाता है। हो सकता है जिस जगह हम जा रहे हैं वहां के रहने वालों को वहां रोग हो रहे हो, उनको हमारे स्थान पे भी आने से ठीक हो सकता है। कोई पहाड़ी से नीचे आ सकता है, नमी वाले देश से सूखे स्थान पे जाता है। ये परिवर्तन से वहां पर हमें कुछ अनुकूलता होती है। तो अब ये नहीं कह रहे हैं कि विवाह में युवती या वधु जो दूसरे देश से आएगी तो यहां उसका देश परिवर्तन से उसके स्वास्थ्य में लाभ होगा, वो तो एक अलग बात हो गई। यहां कहना चाहते हैं कि ये जो दूरस्थ से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में हमारे अंदर अधिक अच्छे गुण आते हैं, रोग दूर होते हैं और अनुकूलनता की क्षमता बढ़ती है हमारी, और ये इस दृष्टि से अच्छा है। पांचवा कहते हैं कि निकट संबंध करने में एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है। ये देश की दृष्टि से जो निकटता होती है उसमें, और कुछ अंश में वंश वाले को ले ले तो भी परिवार होते हैं, तो वो भी देश की दृष्टि से पास पास में आ जाते हैं। उस दृष्टि से ये कथन है कि निकट संबंध जब करेंगे तो एक दूसरे के निकट रहेंगे, तो इसमें सुख दुख का भान, कि एक दूसरे के सुख दुख का भान अधिक होगा। एक दूसरे से अभिप्राय है कि कन्या अपने पति के कुल में आ गई है, अब वहां जो सुख दुख हो रहे हैं, न सुख दुख सभी परिवारों में होते हैं, ऊंच नीचे सब चीजें होती रहती हैं, वो निकटस्थ माता पिता के, यानी वधु का जो अपना पियर है, मातृकुल है, पितृकुल है, वहां पर उनसे वहां सुख दुख का भान यानी ज्ञान बोध अधिक रहता है। कुछ भी छोटी बात हुई, ये सुख हुआ, ये दुख हुआ, ये बहुत अधिक कथन या सूचना एक दूसरे के साथ में रहती है। और विरोध भी होना संभव है कि अधिक उस परिवार से निकटता होने से फिर विरोध होता है। हम समाज के अंदर ये देखते भी हैं बहुत कुछ अंशों में कि कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं, कष्ट दुख हो गया और फिर बार बार अपने माता को पिता को वधु के द्वारा कहा जाता है, वो भी आके देखते हैं करते हैं। तो अनेक चीजें, माता पिता, वधु के माता पिता अपनी वधु के अपनी पत्नी के लिए अच्छा करना चाह रहे हैं और वो करना भी चाहिए उनको, उस दृष्टि से कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें अधिक संवेदनशीलता होने से अनेक बार कई समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। जो वास्तविक समस्या है उनका समाधान होना चाहिए, उसको कष्ट में रहना हो ऐसा तात्पर्य महर्षि का नहीं लग रहा, लेकिन बहुत सारी छोटी बातें होती हैं जिनको कि इन्हें स्वयं को हल करना होता है। उन्हीं छोटी बातों में यदि अपने माता पिता और अन्य लोगों को जोड़ लिया जाए तो अधिक विकृत हो जाती हैं और वो दूसरों के सामने भी प्रकट होती हैं। वो किसी को भी, पति पत्नी को अच्छा नहीं लगता है और उसमें उनके जुड़ने से फिर उनकी सलाह है, वो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। तो जहां तक हो सके ये इस तरह से संकेत मिल रहा है कि पति पत्नी को परिवार में अपने आप ही उनका समाधान करना चाहिए। ये छोटी मोटी छोटी छोटी बातें दूसरी जगह नहीं कहनी चाहिए। तो निकट में होने से सुख दुख का भान अधिक होगा, विरोध होना संभव है, और दूर देशस्थों में ये नहीं होगा क्योंकि पता ही नहीं लगता है। तो ये प्राचीन काल की दृष्टि से तो बहुत अधिक संगत है। आज की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो आज दूरभाष आदि इतनी सुविधाएं हैं कि तत्काल सूचना हो जाती है, और न केवल वाणी से, वीडियो से भी हो जाती है, और बहुत अधिक संपर्क रहता है, बहुत अधिक बातचीत होती है। उधर का भी यहाँ पता लगता है और यहाँ का भी वहां पता लगता है। तो वहां अपने पियर में भाई का, भाभी का और अन्य जो भी होते हैं उनके साथ में कैसा चल रहा है, और उससे हम प्रभावित होते हैं। तो देखिए, परिवार में एक नया परिवार है, उसको अपने पिछले का भी ध्यान रखना चाहिए, किंतु इस परिवार की मुख्यता रहती है जहां वो अभी रह रहे हैं, और उनके सुख दुख को संभालने में ही अधिक ध्यान देना होता है। वहां हम अधिक कर भी नहीं पाते, और कर सकते हैं उतना किया भी जा सकता है, लेकिन उनकी हर छोटी छोटी बात हमें पता लगे, यानी इस परिवार में वधु को पता लगे
या यहाँ की छोटी मोटी बातें वहां पता लगे, तो वो समस्याएं एक दूसरे को ज्ञात होने से वो समस्याएं बढ़ जाती हैं और मन में तनाव आता है। कैसे करें, क्या करें, ये सब चीजें एक समस्याओं का रूप ले लेती है। तो इसलिए दूरस्थ होने में ये लाभ बताए गए हैं। पर आज चूंकि ये सूचनाएं वैसे ही चली जाती हैं दूरभाष आदि के माध्यम से, तो उससे परोक्ष तात्पर्य ये भी हमें मिलता है कि बहुत अधिक संपर्क नहीं होना चाहिए दूरभाष आदि से भी। सामान्य रूप से हमने बता दिया, सुन लिया, वहां के हालचाल पूछ लिए, लेकिन अगर बहुत अधिक बातें हों और हर छोटी छोटी बात हम बताने लगेंगे वहां और वहां के सुनने लगेंगे, तो समय भी बहुत जाता है और समस्याएं भी होती हैं और फिर वो उसी उसी बारे में सोचने लगते हैं। तो इस परिवार में जहां वो वधु आई है उस परिवार के बारे में कम सोचने लगती है, जितना सोचना चाहिए उससे कुछ कम होता है क्योंकि समय उधर भी लग रहा है। तो ये सब परिवार में समस्याओं का कारण हो सकती हैं। इस दृष्टि से ये दूरता की बात यहाँ पर कही गई है। आगे लिखते हैं, और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ती जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं। ये पारिवारिक संबंध की दृष्टि से भी, और चूंकि निकटता नहीं है इसलिए जो निकटता के दोष हैं वो कम होंगे। तो वो दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि नहीं हमें ही करना है, हमें साथ ही रहना है, और उस लक्ष्य को रखते हुए, और दूसरे उसको उनको उत्तेजित या भड़काने वाले नहीं होंगे, कम होंगे, तो वो आपस में तालमेल अधिक करेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, सहनशीलता बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, और ऐसा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ेंगे। छठा बिंदु कहा कि दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो सकती है। ये दूर विवाह का एक और परोक्ष एक छोटा लाभ बताया गया कि दूर देश में होते हैं तो वहां जो चीजें होती है, वहां जो मिठाई है, वहां जो फल है, वहां जो वस्त्र है, क्योंकि आना जाना तो होता ही है, उतना तो स्वीकार्य है ही, अपने परिवारों से, पूर्व परिवार से एकदम काट के रखने की बात नहीं है। तो वहां से आना जाना होगा, वहां के यहाँ आएंगे, यहाँ के वहां जाएंगे, तो वहां के भी विविध पदार्थों की प्राप्ति होगी। वो चीजें वहां से यहाँ आएंगी, यहाँ से वहां जाएंगी, तो वस्तुओं की दृष्टि से ये लाभदायक बात है। तो आना जाना दूर का अच्छा है। निकट के होंगे तो दोनों निकट के हैं, तो वही मिठाइयां, वही कपड़े हमारे पास में है, उपलब्ध है, वही उनके पास है, वो भी लाएंगे देंगे, तो उन्हीं चीजों को लेंगे देंगे। तो जो नई चीजें लेने में उत्सुकता होती है, उपहार लेने में उत्सुकता होती है, प्रसन्नता होती है, भावनाएं बनती हैं, वो निकटस्थ में कम होती हैं, ये तात्पर्य कहा जा रहा है। और इसीलिए अब महर्षि ने निरुक्त का एक वचन दिया जो कि दूर की स्थिति में कहा कि पुत्री जो होती है वो दुहिता कहलाती है। संस्कृत में एक नाम दुहिता भी है। तो दुहिता कैसी होती है, तो निरुक्तकार ने लिखा दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवती इति। तो दुर्हिता का तात्पर्य तो अलग है, जो कि यहां इस प्रसंग में नहीं है, महर्षि ने उस अर्थ को यहां पर दिया भी नहीं है कि उसका हित कठिनाई से किया जाता है। दुर्हिता, हित जो होना है उसका कठिनाई से होता है। बच्चे की दृष्टि से अगर कुछ बातें देखें तो बच्ची को पालना, उसकी सुरक्षा, और फिर माता पिता को बच्ची के विवाह की अधिक चिंता होती है पुत्र की अपेक्षा, और फिर वो कैसा घर मिला क्योंकि वो बाहर जा रही है, दूर रहेगी इत्यादि, और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो पुत्री का हित करना कठिन होता है, वो दुर्हिता शब्द ये निरुक्त वाला है। लेकिन इस प्रसंग में महर्षि न होने से महर्षि ने इसका अर्थ नहीं किया। महर्षि ने दूसरे वाले को लिखा दूरे हिता भवती थी। दुहिता दूरे हिता, दूर रहने पे उसका अधिक हित होता है, निकट रहने में हित कम होता है। तो जो बात महर्षि ने प्रारंभ की थी कि दूर से विवाह होना चाहिए, उसकी पुष्टि में इन्होंने निरुक्त का कहा कि दूर होने में हित है, यानी अधिक हित है, अपेक्षा से दोष कम है। तो कहते हैं निरुक्त 3:4 में लिखा है कि कन्या का नाम दुहिता इस कारण से है कि इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है। हितकारी मतलब अधिक हितकारी होता है, निकट करने में नहीं। तो यह निकट करने में कुछ भी हितकारी नहीं होता है, ऐसा तात्पर्य महर्षि का नहीं हो सकता। ये अधिकता में कथन है, उतना हितकारी नहीं होता। और निकट में जो दोष है वो पीछे महर्षि ने बताया, वो दोष वहां पर अधिक होते हैं। सातवां कह रहे हैं कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है। तो संभावना होती है, धन की न्यूनाधिकता होती है। तो ऐसे में क्योंकि जब जब कन्या पितृकुल में जावेगी तब तब उसको कुछ न कुछ देना ही होगा, ये एक परंपरा है।
पुत्री आई है तो उसको कुछ दिया जाता है, वो भी अपनी बेटी है, कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो दरिद्र पिता अगर दरिद्र हैं तो उनके लिए ये देना कठिन हो जाता है। आज के युग में भी हम बहुत सारे देखते हैं, कम वेतन कम वाले परिवार होते हैं, उनका अपना परिवार चलाना ही कठिन होता है। ऐसे में जब बहनें आती हैं तो भाई के लिए, या तो पिता होता है तो पुत्री के लिए कुछ देना कठिन होता है, लेकिन फिर भी निभाना होता है, कुछ देते हैं, जैसे तैसे करते हैं और अपनी कुछ न्यूनताओं को करके देते हैं, उनको काट करके देते हैं। तो ऐसे में उस परिवार में भी एक पुत्री वहां भी कहीं से आई है, उसके भी हित में नहीं रहता है। तो निकट होगी तो बार बार जाएगी, और परंपरा अनुसार कुछ ना कुछ देने की बात है, और जहां देने की बात है वहां ये दोष भी हो सकता है। तो एक शिष्टाचार भी है कि उसमें हमें कुछ ना कुछ अपनी पुत्री को देना चाहिए, देते हैं। इसको दहेज के साथ में ना जोड़ते हुए प्रीति से, सद्भावना से, जैसे हम अन्य को भी देते हैं ऐसे पुत्री के लिए देने की बात है। और आठवां इसका दूसरा, कि अगर पितृकुल में धन अधिक है तो भी समस्या हो सकती है। वो क्या है कि आठवां, कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड हो सकता है। ये वधू के लिए कहा जा रहा है, कन्या के लिए, कि उसको अपने पितृकुल का घमंड हो सकता है। तो ये घमंड किस रूप में होगा कि मेरे पितृकुल में ये है, मेरे ये है, और वो बार बार बताएगी, और बार बार ये कह सकती है कि मेरे यहाँ तो ऐसा है, और ऐसा है तो मैं वहां चली जाऊंगी, वो मेरी देखने वाले हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। एक झगड़े का रूप ले जाएगा, वो अपने समर्थन में लेगी, और उसके घमंड में यहां पर तनाव होने पे, कुछ झगड़ा होने पे, मत भिन्नता होने पे अधिक दूर तक जा सकती है, वो झगड़ा अधिक बढ़ सकता है। तो इसलिए कि पिता पितृकुल के सहाय का घमंड होता है कि आप नहीं करोगे तो मैं वहां से कर लूंगी, ये नहीं है तो मैं वहां जाके खाना खा लूंगी, वहां रुक जाऊंगी। तो ये जो बात है, ये अगर दूसरा एकदम तत्काल सहायता दे रहा है हर छोटी चीज में, और कहता है कि अच्छा वो ऐसा करते हैं तो आ जा तू यहाँ पर, यहीं रह ले, वहां मत जा, ये गृहस्थ ऐसे नहीं चल पाता है कि हर छोटी बात में हम उसको वहां से हटा लें। किसी जगह से हटाना उसका समाधान नहीं है। समाधान वहां रहते हुए जितना कर सकते हैं वो करना चाहिए। हाँ, अति परिस्थितियां होती हैं, अति विषम परिस्थितियां होती हैं, वहां के लिए तो विकल्प हमें रखना ही होता है कि बेटी की बहुत अधिक हानि हो रही हो, उसके जीवन की हानि होती हो, ऐसे में तो उस परिवार में रखने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में तो पितृकुल को सहायता करनी ही चाहिए, उसका यहाँ निषेध नहीं किया जा रहा है। आगे कहते हैं, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही पिता के कुल में चली जाएगी। तो मन मुटाव होता है, उठ के चली जाएगी, मैं तो वहां जाती हूँ, नहीं रहूंगी मैं यहाँ पर। और अगर परिवार दूर है और आना जाना संभव नहीं है तो और कहाँ जाएगी, तो वहीं रहेगी, वो सामंजस्य करेगी। तो ये स्त्री के लिए या पत्नी के लिए दबाव या हानि की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन कुछ तो सहना ही होता है, और वो सहना ही चाहिए। जो अति में बात बात में तुरंत के अपने पितृकुल में जाना है, उससे रोकने की केवल बात कही गई है, बाकी आना जाना तो होता ही है। आगे कहते हैं, एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी। तो निकट में वही दोष है, पीछे भी कहा गया कि वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है, उसने ये कर दिया, सासू ने ये कर दिया, ससुर ने ये कर दिया, वो सारी बातें होती हैं। निकट रहेंगे, अधिक बात करेंगे तो अधिक और किन बिंदुओं पे बात करेंगे। व्यक्ति अपने दुखों को ही तो बताता है, कष्ट को बताता है, और माता पिता भी उनके दुख कष्ट को सुनना चाहते हैं, भी क्या हुआ, कैसे हुआ, ताकि उसका निवारण कर सकें। भावना तो अच्छी होती है, लेकिन ये समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसे में वहां पर दूरी ही होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, उसमें एक कारण बताया, क्योंकि प्राय स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। तो ये जो सारी समस्याएं, उसमें एक कारण स्त्रियों का अपना स्वभाव भी है। पुरुष और स्त्री के स्वभाव में भिन्नता होती है, ये तो हम सब जानते ही हैं, पर अच्छे दोनों भी होते हैं, कुछ विशेषताएं इसमें होती हैं, कुछ उसमें होती हैं, लेकिन फिर भी स्वभाव के कारण ने कहा कि तीक्ष्ण और मृदु होता है। अब ये जो तीक्ष्ण स्वभाव है, तीखा स्वभाव और मृदु स्वभाव, ये जो दो बातें ये परस्पर विपरीत है। मृदु स्वभाव का विपरीत है तीक्ष्ण स्वभाव, और तीक्ष्ण स्वभाव का विपरीत है मृदु स्वभाव। अब ये दो विपरीत बातें एक में कैसे हो रही हैं, ये एक हमारे को विचार की बात है। तो इसमें तो दोनों ही बातें अलग अलग दृष्टि से महर्षि का ये कथन हमें समझना चाहिए कि तीक्ष्णता का मतलब है कि जब पत्नी या स्त्री विरोध करती है तो बड़ा तीखा विरोध करती है,
जिन भी बातों का विरोध होता है तो उसका विरोध काफी तीखा हो जाता है जब विरोध होता है, और जब विरोध नहीं होता तो वो बहुत सहन भी करती है, वो मृदु भी अधिक होती है। दोनों में अधिकता है। ये अधिकता की दृष्टि से पुरुष में भी तीक्ष्णता होती है, पुरुष में भी मृदुता होती है, लेकिन पुरुष उतना मृदु नहीं होता, उतना सामंजस्य करने वाला नहीं होता जितना कि स्त्री होती है, पत्नी होती है। उस दृष्टि से मृदुता होती है। लेकिन जब विरोध बन जाता है और वो विरोध पे उतर आती है, और जब दूसरा समझ नहीं रहा है पति और विरोध होता है, तो वो तीक्ष्णता भी उसमें अधिक होती है, पुरुष में कम तीक्ष्णता होती है, ऐसा ये तात्पर्य समझ में आता है। तो स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र, माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो एक कुल की दृष्टि से बात हुई, उसके दो भाग हैं, एक पिता का गोत्र, दूसरा माता की 6 पीढ़ी। ये 6 शब्द महर्षि ने यहाँ पर दे ही दिया है। पीछे जो लिखा था कि माता के गोत्र के सपिंड नहीं होना चाहिए, तो उस प्रसंग में मनु का जो था सपिंड धातु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते, 7वें में चली जाती है, तो वहां महर्षि ने नहीं लिखा था। लेकिन ये जो 6 संख्या आई है, 6 पीढ़ी, ये मनुस्मृति के आधार पर परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है, उसी के अनुसार महर्षि ने यहाँ पर ये लिखा है। तो 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। तो ये जो महर्षि ने 8 बिंदु लिखे हैं, इसमें देश की दृष्टि से भी कथन है और गोत्र और कुल की पीढ़ी की दृष्टि से भी कथन है, दोनों का मिला जुला रूप है, ये केवल एक का नहीं है। और इसमें चूंकि कुछ में गोत्र भी समान होता है तो देश भी समान हो जाता है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे समीप में हो सकता है कि कोई हमारे बिल्कुल समीप में रहता हो, लेकिन उसके गोत्र और कुल भिन्न हो, बिल्कुल भिन्न हो, दूर दूर तक कोई नाता ना हो, लेकिन पास में रहता है। और किसी के गोत्र किसी के गोत्र आदि जो हैं वो दूर भी हो सकते हैं और देश की दृष्टि से भी दूर होता है, तो दोनों का सम्मिलन यहाँ होना चाहिए। विवाह के समय इन बिंदुओं पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ये प्रशस्तता के लिए, अधिक श्रेष्ठता के लिए। लेकिन विवाह के लिए जो मूल तत्व बताए गए कि दोनों में परस्पर प्रीति होनी चाहिए, गुणकर्म स्वभाव मिलने चाहिए, स्वयंवर विवाह होना चाहिए, ये जो मूल बातें हैं, यदि कभी ये बातें पूरी नहीं घट रही हों, विशेष रूप से देश की, निकट के हैं, पास के नगर के हैं, तो भी वहां पर विवाह किया जाता है। दूसरे नगर के हैं, 150 किलोमीटर भी है, वो भी दूर है कि एकदम तो उठ के नहीं जा सकती, लेकिन आजकल साधन है, अपने वाहन भी है, तो बहुत शीघ्रता से जाया जाता है। लेकिन एकदम मोहल्ले का नहीं है कि निकली और वहां पर चली गई। पर कभी ऐसा भी होता है कि एकदम पास में रहते हैं और लेकिन कुल आदि की दृष्टि से दूरी होती है और सब कुछ समानता है, सब अभी पास रह रहे हैं, बचपन का ज्यादा पता नहीं और समझ है, तो वो विवाह भी किए जा सकते हैं। उनको ऐसा अधर्म मान करके निषेध नहीं है यहाँ पर, लेकिन इससे अच्छा रहता है, ये प्रशस्तता रहती है, उस दृष्टि से केवल ये बातें कही गई हैं। तो ये विवाह में हमें किसको चुनना है, इसकी बातों को कहा। और आज के समय के कारण थोड़ी सी भिन्नता होती ही है, तो सबको ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसकी जो मूल बात है कि अपनी परिवार की हर छोटी मोटी बात अपने पूर्व में कहना, अपने औरों को कहना, ये ना